नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्र दमन तिवारी है और मैं अभी हाल ही में लखनऊ विश्वविद्यालय के विधि संकाय से फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने पीएचडी की अपनी उपाधि ग्रहण की है। और ये पीएचडी की उपाधि ग्रहण की है और डॉक्टर कहने का तात्पर्य यहाँ से ये है कि जो कि इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा हाल ही में घोषित पीएचडी सत्र 2024 के लिए जो प्रक्रिया घोषित की गई है विश्वविद्यालय के द्वारा, उसमें जो भी लोग भाग लेने के इच्छुक हैं, जो भी लोग विश्वविद्यालय के द्वारा जो पीएचडी की प्रवेश परीक्षा है उसके सिलेबस को लेकर के, उसके पैटर्न को लेकर के, उसके तौर तरीके को लेकर के, नेट का वेटेज कितना है, जेआरएफ का वेटेज कितना है, पेपर किस प्रकार का होता है, मॉडरेट या इजी या जटिल जो भी, और तमाम सारे प्रश्न आपके होते हैं जो लोग लखनऊ विश्वविद्यालय से सत्र 2024 में किसी भी विधा के हो सकते हैं, वो लॉ के ही नहीं किसी के भी हो सकते हैं। हाँ, तो कहने का वो आशय इसलिए था क्योंकि कई सारे लोग वीडियोस बनाते हैं और मैं सबकी सराहना करूंगा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रवेश संबंधित तमाम सारा कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं। जो दूर दराज लोग बैठ करके वीडियोस देखते हैं उनकी मदद करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि जो उस जगह से गुजरा हुआ है वो ज़्यादा बेहतर आपको बताता है। ज़्यादा बेहतरी से मेरा मतलब ये है कि ज़्यादा पारदर्शिता से बताता है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के यूजी पीजी कोर्सेज को लेकर के लगातार बात करता रहा हूँ पहले भी, और उन सारे वीडियो में मैंने सबसे पहले बात यही कही कि लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा यूजी की प्रवेश परीक्षा हो, पीजी की प्रवेश परीक्षा हो या पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हो, तो जो आपका पेपर है, मतलब जो क्वेश्चन पेपर है, उसको सबमिट करा लिया जाता है। ये बात बतानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर कहीं पर आपको कोई ये कह रहा हो कि मैं आपको हूबहू वही सवाल बता रहा हूँ जो पेपर में आए थे या पेपर में आने वाले हैं, तो वो बहुत विश्वसनीय नहीं है। स्मृति आधारित हम भी लोगों से पूछ करके, कलेक्ट करके, इकट्ठा करके आपको बताते हैं, चाहे वो यूजी पीजी का हो चाहे पीएचडी का हो, और वही तौर तरीका वो लोग भी अपनाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये मन में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे। पुराना मैंने एक वीडियो डाला था तो वहाँ पर बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा क्या। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हूबहू मुहैया कराना तो मेरे बस का नहीं है। विश्वविद्यालय जो कि सबमिट करा लेता है, आप भी जब पेपर दे करके निकलेंगे तो आपसे मैंने पूछा कि भैया कुछ 2-4 सवाल बता दो, किसी और से पूछा बहन आप 2-4 सवाल बता दो, तो वो 2-4-10 सवाल इकट्ठे होकर के 40-50 सवाल हो गए, या उन 40-50 सवालों का थोड़ा थोड़ा कहें तो किसी ने रिसर्च के कुछ सवाल बता दिए, किसी ने अपने पेपर के कुछ सवाल बता दिए, तो थोड़ा बहुत इकट्ठा हो जाता है, वो आपको हम लोग डिलीवर करते हैं, बता देते हैं। इतनी मदद हम लोग करने का प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो एक बड़ा सवाल है कि पेपर किस प्रकार का आता है, पेपर कठिन आता है, पेपर सरल आता है, तो मैं अगर पहले अपनी ही बात करूं, सत्र कहने के लिए 2019 का बैच था वो, जो कि कुछ वो उस समय विश्वविद्यालय में थोड़ा लेट चल रहा था सेशन, तो कहने के लिए 2019 का सेशन था मेरा, लेकिन 2020 से मेरी जो पीएचडी है शुरू हुई थी। 15 दिसंबर 2020 को मेरी जो फीस रसीद पर जो पहली डेट है, जब आपको एडमिशन मिलेगा, जब आपका एनरोलमेंट पीएचडी में हो जाएगा, तो आपकी जो फीस रसीद पर पहली डेट होगी, वहाँ से पीएचडी शुरू हुई ऐसा माना जाता है। तो 15 दिसंबर 2020 से मेरी पीएचडी शुरू हुई थी और फरवरी 26 को मैंने पीएचडी अपनी सबमिट की थी 2024 में। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका पेपर को लेकर के हम लोग बात अगर करें कि पेपर किस प्रकार का आता है, तो मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, और मैं कहता भी आया हूँ, ये लोगों के अपने अलग मत हो सकते हैं, इससे अलग हो सकते हैं वो जो लोग अभी पीएचडी में हैं, कि यदि आपने नेट की परीक्षा दी है, मैं नेट की परीक्षा को पास करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठे हैं आप, और आपने उसके पेपर का अवलोकन किया है। अवलोकन का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको याद आ रहा है कि उसका पैटर्न कैसा है, उसमें रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के किस प्रकार के सवाल आए हैं। अभी मैं केवल पहले पेपर की बात कर रहा हूँ। पहले पेपर से मेरा मतलब है लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी परीक्षा का जो पहला पोर्शन है, पूरा 70 सवाल का आपका पेपर रहता है। क्वेश्चन पेपर में आपके 70 सवाल रहते हैं, और वो जो 70 सवाल का जो पूरा का पूरा बंच है वो 2 भागों में बटा हुआ रहता है, 2 भागों में डिवाइड रहता है। पहले 35 सवाल जो होते हैं वो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के होते हैं, और दूसरे जो 35 सवाल होते हैं वो आपके जो रेस्पेक्टिव जो आपका पेपर, मतलब जो आपका विषय है पीजी का, उसके होते हैं। सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, लॉ है, तो वो 35 सवाल आपके उस विधा के रहेंगे और 35 सवाल वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, जहाँ पर आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है। मैं इसको समझाऊंगा कि मैं क्यों कह रहा हूँ। तो जो शुरुआत के 35 सवाल होते हैं, मैं कहूँगा कि मैं भूल गया क्या कह रहा था।
मैं अभी अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि 35 सवाल जो होते हैं रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी के, वो आपको आगे रखते हैं या पीछे करते हैं। नेट की बात मैं कर रहा था। अब जो बड़ी समस्या आती है कि किताब कौन सी ली जाए, गाइड कौन सी पढ़ी जाए, लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस को लेकर के कोई गाइड मार्केट में है या नहीं है, किस पर विश्वास किया जाए, किस पब्लिकेशन पर। तो मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट दिया है, 2-3 श्रेणी के लोग हैं, जिन्होंने दिया है उनकी मैं बात कर लूँ, जिन्होंने निकाल लिया है उनकी बात कर लूँ, और जो बहुत करीब से रह गए हैं उनकी बात, मैं तीनों लोग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नेट का पेपर देखा है कायदे से, अगर उसको पढ़ा है, उसको समझा है, उसको उसका जो पैटर्न उसको फॉलो किया है, तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश परीक्षा का जो पहला पोर्शन है, जो पहला हिस्सा है, उसमें आप अच्छा कर ले जाएंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो नेट का सिलेबस है, जो नेट का पैटर्न है, हूबहू तो नहीं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े स्तर पर उसको फॉलो किया जाता है लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी एंट्रेंस के पेपर बनाते समय। जैसे जो आपने नेट में पढ़ करके आपने नेट को पास किया है, जो आपने पढ़ करके नेट पास किया है, उससे आपको विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस में बहुत मदद मिलने वाली है। और ये बात मैं बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ। इस बात में मुझे लगता है कि मैं गलत कह रहा हूँ या मैं गलत साबित हो पाऊंगा। आप अगर नेट के पहले हिस्से को किसी भी किताब से, मैं केवीएस मदान का बड़ी चर्चा है, केवीएस मदान साहब की किताब की बड़ी चर्चा है, किसी भी पब्लिकेशन की किताब अगर आपके पास है, तो अब उसके बजाय आप कोई दूसरी किताब खरीदने के लिए मार्केट में जा रहे हैं, आप किसी दुकान पर पूछ रहे हैं कि भैया लखनऊ विश्वविद्यालय पीएचडी एंट्रेंस को लेकर के कोई गाइड दे दीजिए, ये करना अपना समय बर्बाद करना है। तो आप पहली चीज तो अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी एंट्रेंस की कोई गाइड ढूंढने के बजाय, जो आपके पास अभी एग्जिस्टिंग आपकी टेबल पर रखी हुई है, सजी हुई है, नेट की कोई भी गाइड जो है, उससे आप पढ़ना शुरू कीजिए। मैं केवल और केवल पहले हिस्से की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो दूसरा हिस्सा है वो आपका विषय है, और उस विषय में आप परास्नातक करके आए हैं, उस विषय में आप मास्टर हैं, तो उस विषय में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। जो आपका रिस्पेक्टिव विषय है, उस विषय में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली। जैसे अगर मैं लॉ की बात करूं कि लॉ में कैसे सवाल आते हैं, तो लॉ के जो सवाल हैं वो किसी भी जो उत्तर प्रदेश के स्तर की जो जुडिशरी की किताब है, मसलन कोई भी हो, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की जो एमसीक्यूज की प्री की जो एमसीक्यू की किताब आती है, अगर आप उस किताब से टिक करके पढ़ करके आ रहे हैं तो आपको सेकंड पोर्शन में बहुत समस्या नहीं होगी। यही चीज़ मैं सबके साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति पीजी करने के बाद कोई तैयारी कर रहा होगा जो यहाँ पर पीएचडी का एंट्रेंस देने आ रहा है, या हो सकता है बिल्कुल फ्रेशर हो, पास करके तुरंत आ रहा हो। तो आपने तो वहाँ पर मास्टरी हासिल की है अपने विषय में, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं वादा नहीं दावा कर रहा हूँ। लेकिन जो समस्या बड़ी आती है, वो समस्या आती है जो उसका पहला हिस्सा होता है, जो उसका पहला पोर्शन होता है। उसमें पहला पोर्शन मतलब जो रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी वाला जो पोर्शन होता है उसमें। तो यदि उसका तोड़ यही है कि यदि आप किसी भी नेट की जो आपकी एंट्रेंस की गाइड है, अगर आप उसको पढ़ करके आ रहे हैं, अगर आप उसे तैयारी करके आ रहे हैं, तो वो जो हिस्सा है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा समस्या खड़ी नहीं करेगा। वहाँ से आपको अधिक से अधिक सवाल मिलेंगे। अच्छा, सवाल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो आप नेट की गाइड में पढ़ करके आ रहे हैं वही सवाल हूबहू मिल जाएगा, लेकिन उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हो सकता है कि वहाँ के सवाल का जो एक विकल्प गलत है, उसी विकल्प पर आधारित यहाँ पर एक सवाल आपको मिल जाए। जैसे आपने नेट के गाइड में पढ़ा है, आपने एक सवाल के 4 विकल्प को पढ़ा है, उसमें से कोई एक सही है और 3 गलत हैं, जाहिर सी बात है। उसमें से कोई एक विकल्प हो सकता है ऐसा जिस पर आधारित सवाल आपको अपने विश्वविद्यालय के पीएचडी के एंट्रेंस में मिल जाए। पहली बात, जैसा मैंने कहा कि 35 सवाल आपके जो पहले होते हैं वो रिसर्च के होते हैं, और 35 सवाल जो बाद के होते हैं वो आपके विषय के होते हैं। जो 35 सवाल आपके विषय के होते हैं उस पर मैंने अभी कहा है, दोहरा दूं कि उसमें बहुत ज़्यादा समस्या आपको नहीं होगी, उसमें आपको मास्टरी हासिल है, आप उसमें परास्नातक होकर के आ रहे हैं, समस्या वहाँ नहीं होगी। समस्या आपको जो भी ज़्यादा बड़ी मेहनत करनी है वो किसी भी गाइड वगैरह को लीजिए और प्रयास करिए कि अधिक से अधिक एमसीक्यूज लगाइए और रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी को टच करिए। विश्वविद्यालय के द्वारा अभी हाल में कोई ऐसा सिलेबस विस्तार से घोषित नहीं किया गया है। एक पुराना सिलेबस विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पड़ा हुआ है और मैं प्रयास करूंगा कि उस सिलेबस को, अच्छा उस सिलेबस में क्या एक खामी क्या है कि वो सिलेबस चूंकि पुराना हो चुका है, तो उसमें अब कुछ नई चीज़ें जोड़ी जाने की उम्मीद है, विश्वविद्यालय के द्वारा जोड़ी जाने की उम्मीद है, मेरे द्वारा नहीं या आपके द्वारा नहीं। तो उसमें वो वो एक मॉडल सिलेबस है, वो एक मॉडल सिलेबस है। जैसे उसमें लिखा हुआ है टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड में आपको बहुत कुछ पढ़ना है,
आप नेट की जब गाइड उठाकर देखते हैं तो टीचिंग मेथड के आपको अंदर उसको बहुत बड़ा कंटेंट मिलता है, बहुत बड़ी चीज़ें मिलती हैं। तो उस सिलेबस को लेकर के मैं डिस्कशन कर लूँगा, लेकिन अभी के जो वीडियो में जो मैं मुख्य रूप से कहना चाहता हूँ, वो कहना चाहता हूँ कि जो आपका फोकस होना चाहिए, जो आपका जो मुख्य जो कहें तो जहाँ पर आपको लड़ाई लड़नी है, वो आपको जो पहला पोर्शन है, जो पहला पोर्शन है 35 नंबरों का, 35 सवालों का, वहाँ पर आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जिन लोगों ने नेट को पास किया हुआ है उनके लिए तो मैं कह रहा हूँ बहुत समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि भैया आपने बहुत बड़ी परीक्षा पास कर ली है, तो ये परीक्षा तो आपके लिए थोड़ी सी, उसकी अपेक्षा कहें तो थोड़ी सी छोटी कह लें, या निम्न स्तर नहीं कहेंगे, मतलब थोड़ी सी छोटे स्तर की है। तो उस छतरी के नीचे तो ये आ गया। एक चीज़ जो आपके मन में और चल रहा होगा, उन लोगों के मन में जिन्होंने अभी हाल में नेट दिया है और जो एलिजिबल फॉर पीएचडी करके आया है, वो अभी लखनऊ विश्वविद्यालय उसको नहीं मान रहा है। नहीं मानने का मतलब यह है कि उसमें थोड़ी सी स्थिति जो है वो संदेहास्पद है, उसको यूजीसी के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है, और उसमें यूजीसी और अन्य विश्वविद्यालयों में समन्वय न होने के कारण मुझे लगता है शायद इस सत्र में उस पर या उसकी मेरिट पर पीएचडी में एडमिशन होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो स्पष्ट करनी चाहिए कमीशन को, और कुछ चीज़ें हैं जो विश्वविद्यालयों को शायद देखनी चाहिए, या बच्चों को, या जो लोग उसको पास करके आ रहे हैं उनको तवज्जो देनी चाहिए। खैर, वो अलग मसला है, सरकारी मामला, उसमें अपने को नहीं जाना है। हमको ये समझना है कि अगर नेट की अच्छी तैयारी करके हम आ रहे हैं, नेट की अच्छी तैयारी हमने करी हुई है, तो हमारे लिए लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एंट्रेंस है वो आसान होने वाला है। लाइट चली गई है, इसको ऐसे ही देखा जाएगा। अभी मेरे पास जो है वो विश्वविद्यालय का जो पीएचडी ऑर्डिनेंस है 2023 का, लखनऊ विश्वविद्यालय का, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय का जो ये पीएचडी का ऑर्डिनेंस है 2023 का, मेरे पास है ये करीब 32 पेज का, इसको लेकर के हम बात कर रहे हैं। और खैर, ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे ही बतानी चाहिए, लेकिन इसको पढ़ करके हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो आपका तरीका है वो कैसे है, कैसे मेरिट बननी है, कैसे क्या होना है, उसकी बात हम लोग कर ले रहे हैं। प्रोसीजर फॉर एडमिशन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ है कि द यूनिवर्सिटी शैल एडवर्टाइज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन इन एडवांस ऑन इट्स वेबसाइट एंड थ्रू एडवर्टाइजमेंट इन एटलीस्ट 2 पेपर में छपेगा, ये सब लिखा हुआ है। सिलेक्शन कैसे होना है? अब जैसा मैंने कहा कि जो सिलेक्शन है आपका, वो उसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो RET होना है, मतलब रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होना है। उसमें आपका लिखा हुआ है कि द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर पीएचडी प्रोग्राम थ्रू RET शैल बी बेस्ड ऑन 70% वेटेज इन द एंट्रेंस टेस्ट। मतलब कि 70% वेटेज इन द एंट्रेंस टेस्ट और 30% टू द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। 70 अंकों का आपका जो रिटन है, जो आपकी लिखित परीक्षा है 70 नंबरों की, वो होनी है, और 30 नंबर का बाद का आपका इंटरव्यू होना है। और इंटरव्यू में बुलाए कौन लोग जाते हैं? 70 नंबर में जो भी लोग 50% से ऊपर स्कोर करके आएंगे, मीन्स 70 में जिनका भी 36 नंबर है, 36 के ऊपर है, वो सभी के सभी पीएचडी के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। बाद का जो 30 नंबर का इंटरव्यू होना है वो आपके विभागों में होगा। लिखा हुआ है a candidate seeking admission to the PhD program shall be required to have secured at least 50% marks in research entrance test RET in case of general candidates। सॉरी, ये बताना था कि जनरल्स के लिए 50% है। At least 45% marks in research entrance test RET in case of reserved categories like SC, ST, OBC, EWS, PWD। Reservation policies shall be applicable as per regulation of Government of India and Government of Uttar Pradesh and as per the minimum standards and procedure for the award of MPhil PhD degrees regulations 2022। तो सारांश अगर इसका कहें तो 70 में 50% से अधिक जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनको लाना है, और 45% से अधिक लाना है SC, ST, OBC, EWS या PWD को, तब वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। और द फाइनल मेरिट ऑफ एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम शैल बी एज फॉलोज: टोटल मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स सिक्योर्ड इन RET प्लस मार्क्स सिक्योर्ड इन इंटरव्यू परफॉर्मेंस। तो जो आपका इंटरव्यू होना है, साक्षात्कार होना है, साक्षात्कार के अंक 30 में आपको कितने अंक मिले हैं, और 30 में उन अंकों के बाद जो आपके रिटन के अंक हैं उसको लेकर के
आपको आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। 30 नंबरों की जो आपकी 30 नंबरों का जो आपका इंटरव्यू है, उसमें अगर हम लोग बात कर लें वेटेज की, तो जो पहले वेटेज हुआ करता था कि 5 नंबर का वेटेज मिलता था नेट वालों को और 10 नंबर का वेटेज मिलता था जेआरएफ वालों को, उसमें विश्वविद्यालय ने थोड़ा सा अंतर किया है। अब ये ढूंढना पड़ेगा। उसमें विश्वविद्यालय ने अंतर किया है और मुझे लगता है 3 नंबर और 7 नंबर कर दिया गया है। खैर वो मैं ढूंढ करके एक दूसरी वीडियो में जल्दी आपके सामने लेकर के आ जाऊंगा ताकि आपको समस्या ना हो। खैर वो अभी पहले 5 और 10 नंबर का वेटेज होता था, अभी शायद 3 नंबर का और 7 नंबर का वेटेज है। 3 नंबर नेट वालों को है और 7 नंबर जो है वो जेआरएफ वालों को है। तो जो लोग जेआरएफ करके आ रहे हैं, नेट करके आ रहे हैं, अच्छा यहाँ पर एक सवाल बड़ा उठता है। लोग पूछते हैं कि क्या लखनऊ विश्वविद्यालय का जो पीएचडी प्रवेश परीक्षा है उसमें क्या नॉन नेट का नहीं होता है? तो मैं इस सवाल के जवाब में कहूँगा कि बिल्कुल होता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो नॉन नेट रहे हैं, जेआरएफ तो छोड़ दीजिए, नॉन नेट रहे हैं और उनका विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ है। लेकिन हाँ, उन्होंने जो 70 वाला जो आरईटी है, जो एंट्रेंस है, उसमें करीब आपको स्कोर करना पड़ेगा 55 के ऊपर। मतलब अगर आप 55 के ऊपर स्कोर करेंगे तभी आप, चूंकि 30 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें 10 नंबर तो आपके हाथ से बिल्कुल जा ही रहा है। अब जो बच रहा है 20 नंबर का आपका इंटरव्यू, उसमें आपको 15, 16, 17 हो सकता है आपके परफॉर्मेंस पर मिलेगा। वो जो आप लोग वो लेकर के आते हैं रिसर्च प्रपोजल, उसको प्रेजेंट करते हैं, उस पर अपनी बात रखते हैं, समझाते हैं जो लोग बैठे होते हैं पैनल में कि कैसे हम रिसर्च करेंगे, कैसे बड़ी समस्या आई है, उसको लेकर के मैं एक बार बात कर लूँगा दोबारा। तो अगर आप नॉन नेट हैं और आप लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी परीक्षा में आ रहे हैं और पीएचडी में अपनी एक सीट चाहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपको कम से कम रिटन में कम से कम 55 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बॉटनी का हूँ, मैं तो जूलॉजी का हूँ तो मेरे में कट ऑफ क्या जाएगी, मैं बायोलॉजी का हूँ तो मेरे में कट ऑफ क्या जाएगी, मैं एंथ्रोपोलॉजी का हूँ तो मेरे में क्या जाएगी। ये सबके लिए मैं कह रहा हूँ, ये बात सब पर लागू होती है कि 70 नंबर में आपको कम से कम 55 प्लस स्कोर करना पड़ेगा अगर आप नॉन नेट हैं तो। दूसरी बात, जो इंटरव्यू के अंक हैं उसको लेकर के बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, कैसे होता है, क्या इसमें कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो रिसर्च प्रपोजल लेकर के आते हैं, उसकी 2-3 कॉपीज लेकर के आते हैं, उस रिसर्च प्रपोजल को अपना पीपीटी पर आपसे मांगा जाता है। खैर ये बात अलग है कि कुछ विभागों में पीपीटी पे उसका प्रेजेंटेशन करवाया जाता है, कुछ विभागों में पीपीटी का प्रेजेंटेशन नहीं करवाया जाता है। पिछली बार बहुत लोग पूछा करते थे, तो मैं सबसे मैंडेटरी मैंने अपने स्तर पर कह दिया था कि भैया पीपीटी जरूर लेकर के आओ। अब हो सकता है आप, उसमें लिखा होता है कि पीपीटी लेकर के आओ, अब आपसे कहा गया पेन ड्राइव लाओ और आपने कहा कि नहीं, मैंने तो सुना था पिछली बार नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा। तो ये सब अपनी लापरवाही में इसकी गिनती होती है। तो आप प्रयास ये करिएगा कि जो अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा, और जो लोग तैयारी अभी से कर रहे हैं वो एंट्रेंस वगैरह की, वो अभी से रिसर्च प्रपोजल तक सोच करके रखें कि अगर ईश्वर करे आपका हो जाए, अगर हो जाएगा मेरा, तो मुझे कौन सी समस्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं वहाँ पर अपना प्रपोजल लेकर के जाऊँगा। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं जब आपका, चूँकि 5 नवंबर तक उसकी डेट है, वो मुझे लगता है एक बार डेट बढ़ भी जाएगी, क्योंकि पहली बार में कहाँ कभी हो पाया है कुछ। तो जब आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के रिजल्ट आने के तत्काल बाद वो सारे विभाग हैं वो अपनी अपनी डेट्स अनाउंस कर देते हैं। तो आपको उस रेस्पेक्टिव डेट पे, रेस्पेक्टिव प्लेस पे अपना पहुँचना होता है, फैकल्टी पहुँचना होता है, और जो आपका रिसर्च प्रपोजल है उसकी आपको भव्य प्रेजेंटेशन करनी होती है, समझाना होता है कि कैसे साहब बहुत बड़ी समस्या है, ये अनछुआ पहलू है जो मैं जिस पर शोध नहीं करूँगा तो बड़ी समस्या होगी। तो रिसर्च प्रपोजल को लेकर के भी तैयारी अभी से रखिए। मॉडल रिसर्च प्रपोजल को लेकर के हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे वहाँ पर, और प्रयास करेंगे कि वहाँ पर कुछ जो पीएचडी के लोग अभी वर्तमान में विश्वविद्यालय में हैं, अलग अलग विभागों के, उनको जोड़ दिया जाएगा ताकि आप लोग उनके संपर्क में रह करके कुछ उनसे लाभ ले सकें। तो खैर ये लाइट भी चली गई है और इस वजह से थोड़ा सा इसकी क्वालिटी भी ख़राब हो रही है। तो अभी के लिए मुझे ये बताना था 2 बातें मुख्य रूप से, कि एक तो आप लोग बहुत गाइड के लिए परेशान नहीं होइए, बहुत फ़ोन मैसेज पे लोग पूछा करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आप नेट की तैयारी कर रहे थे तो बस वैसे ही पहले हिस्से की तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरे हिस्से के तो आप मास्टर हैं, उसको मैं आपसे डिस्कस करने के लायक भी नहीं हूँ। आप लोग उसमें मास्टरी हासिल करके बैठे हुए हैं। तो जो पहला पोर्शन है मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि पहले पोर्शन के लिए आप कोई भी जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का कोई भी जो एंट्रेंस की गाइड आती है, अगर आपके पास रखी हो तो उसी से पढ़ना शुरू करिए, नहीं है तो ले करके पढ़ना शुरू कर लीजिए, अभी समय है। बाकी आप दुकानों पर जाकर के लखनऊ विश्वविद्यालय की पीएचडी गाइड ढूंढना बंद कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि 70-30 का मामला है,
अगर आप 70 में 50 प्लस नहीं स्कोर कर पाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ जो कैटेगरी के लोग हैं जिनको मैंने 45% इसको ऑर्डिनेंस पढ़ करके बताया है, आप भी मान के चलिए कि आपको 50% से ऊपर लाना ही लाना है। आप 45 अब छोड़ दीजिए, आप मान के चलिए जितना आप आगे उसमें अच्छा करके रहेंगे उतना आपको इंटरव्यू से कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने वहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया होता है, इंटरव्यू में थोड़ी सी उनको समस्या होती है, कुछ निराशा हो जाती है, हेजिटेशन हो जाता है। तो आप बहुत इसके भरोसे ना रहिए। इंटरव्यू में आप ये समझिए कि सम्मानजनक आपको स्कोर करना है, बाकी आपको अच्छा स्कोर जो मजबूत स्कोर करना है वो रिटर्न में करना है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को जो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए बैठने जा रहे हैं। और लगातार हमने यूजी पीजी में काम किया है, प्रयास करेंगे कि पीएचडी को लेकर के, पीएचडी के विषयों को लेकर के, पीएचडी के आपके सवालों को लेकर के लगातार उसके जवाब आपको मिलते रहें और जो ऑथेंटिक जानकारी है वो मैं आपको मुहैया करा सकूँ। तो जुड़े रहे मेरे साथ। प्रयास करूंगा कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके जो पीएचडी के अपने लोग हैं जो पेपर देने जा रहे हैं उनको वहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ पर बातचीत कुछ आवश्यक हुआ, तत्काल हुआ तो वहाँ पर एक नोटिस हम लोग आपस में बातचीत करके जुट जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और जो भी कुछ नया अपडेट होगा लेकर के मैं उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, प्रणाम।